हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या हाइस। आई एम योर एजुकेटर प्रगति सिंह। सो आज था आईआईटी 2026 का एग्जाम। आई होप आप सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए फटाफट से सोल्यूशन कर लेते हैं और उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आगे की प्रोसेस हम आपको आगे लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है which of the following process development in which of the following processes result in development of proton gradient across the thylakoid membrane during the photosynthesis। प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है ना। उसने 4 स्टेटमेंट दिए। पहला दिया है रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ल्यूमेन बाय प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन क्या होता है? आपने जेड स्कीम पढ़ी होगी, नॉन साइक्लिक वाली, है ना। तो प्लास्टोक्यूनॉन एक तरीके का कैरियर होता है। देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है डिफरेंस। तो ल्यूमेन और स्ट्रोमा में जो डिफरेंस क्रिएट होता है प्रोटॉन का, उसी के बारे में पूछा गया। वो कैसे क्रिएट हो रहा है? देखो पहला रिलीज ऑफ प्रोटॉन इनटू ल्यूमेन प्लास्टोक्यूनॉन, बिल्कुल ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड, कंजप्शन ऑफ प्रोटॉन इन स्ट्रोमा ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ NADP प्लस, बिल्कुल NADP प्लस एक प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या बनाता है? NADPH बनाता है ना, रिडक्शन। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रिलीज ऑफ प्रोटॉन इनटू ल्यूमेन बाय ATP सिंथेस। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। ATP सिंथेस तो ग्रेडियंट को घटाता है ना, H प्लस को बाहर फेंक के, ठीक है, ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ करके। फोर्थ क्या बोल रहा है? तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन इनटू ल्यूमेन बाय वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। वाटर सबसे पहले स्प्लिट होता है ना नीचे, तो वहां से वो ल्यूमेन में H प्लस की कंसेंट्रेशन वहां पे बढ़ा रहा होता है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी सही गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बैठ रहा है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन चला जाएगा डी। व्हाट? हाँ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मैंने इस पीपीटी में एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से दिया है। किसी बच्चे को अगर नहीं भी समझ में आ रहा है वो पीपीटी पे विजिट करे। पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप की कम्युनिटी पर भी आपको मिल जाएगी। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक ये भी प्लांट बेस से ही क्वेश्चन है, ठीक है। एनाटॉमी का क्वेश्चन है। मैचिंग दिया है, एक तरफ पे रूट, स्टेम, रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट दिया गया है, एक तरफ पे उसका अरेंजमेंट पूछा गया है, ठीक है। वो पूछ रहा है वैस्कुलर सिस्टम अरेंजमेंट आपको टिक करना है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? देखो डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम, ठीक है। इसमें आपका बैठेगा P का 1 हो जाएगा, रेडियल होता है। क्या होता है? रेडियल होता है, दैट इज रेडियल ओपन डाइआर्क टू टेट्राआर्क। Q का हो जाएगा सेकंड। थर्ड का हो जाएगा आपका मोनोकॉट रूट का हो जाएगा रेडियल क्लोज्ड और पॉलीआर्क। और S का हो जाएगा आपका मोनोकॉट स्टेम का स्कैटर्ड, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। ये वैस्कुलर सिस्टम के अरेंजमेंट है, इसको आपको मैच करना था। तो यहां से आपका आंसर चला जाएगा सी जा रहा है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। द ग्राफ डिपिक्ट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिजम्स P and Q व्हेन ग्रोथ इंडिपेंडेंटली। पहला और दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है कि जो इंडिविजुअल है P and Q, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली, वहां पर कोई भी नहीं है उनके अलावा, वो ग्रो कर रहे हैं टुगेदर। और एक ग्राफ आपका दिखा रहा है थर्ड वाला, जो वो दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। बेस्ड ऑन 3 ग्रोथ पैटर्न्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट होगा? देखिए पहला स्टेटमेंट बोला है P and Q एग्जिबिट म्यूचुअलिज्म। देखो पहले ग्राफ को रीड कर लेते हैं, आंसर अपने आप निकल जाएगा। पहले वाला ग्राफ क्या है भाई? P का ग्रोथ देखा जाए, ग्रोथ पैटर्न देखा जाए, इंडिपेंडेंट है, ग्रो कर रहा है, बढ़िया खा पी रहा है, बढ़िया से ग्रो कर रहा है, उसको कोई भी इनहिबिट नहीं कर रहा है। सेकेंड ग्राफ में P नहीं है, Q है, Q इंडिपेंडेंटली कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाले में तुम देखो, जैसे ही अगर दोनों को साथ में रखा गया P डिक्लाइन कर गया, ठीक है, लेकिन Q एज इट इज अपना बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां से पहला स्टेटमेंट बोला है P and Q एग्जिबिट म्यूचुअलिज्म। क्या म्यूचुअलिज्म है? म्यूचुअलिज्म तो होता है दोनों साथ साथ लेकर आए, तो ये ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। सेकंड, Q इज द प्रीडेटर ऑफ P। प्रीडेटर क्या काम करता है? शिकारी शिकार करता है। तो अगर Q आ जाएगा तो P वहां से चला जाएगा। नेक्स्ट, P इज अ पैरासाइट ऑफ Q, कोई मतलब नहीं। Q इज द कॉमेंसल ऑफ P, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q इज द प्रीडेटर ऑफ P, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पूरे अच्छे से दिया गया है, आप साइड देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये बायोटेक का क्वेश्चन है, दैट इज PBR322 क्लोनिंग वेक्टर हैज जीन्स कोडिंग ऑफ टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट।
है ना। एक क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर आप सबने पढ़ा होगा, है ना। उसके पास जीन किसके लिए पाया जा रहा है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का, ठीक है। अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये था, यहाँ पर आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था और यहाँ पर आपका एम्पिसिलिन था, ठीक। उसने क्या किया, एक फॉरेन डीएनए उठा के टेट्रासाइक्लिन की जगह पर लाके रख दिया, तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हट गया। अब वो बोल रहा है एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड is transformed into E. coli cells. Which of the following choices is the most likely outcomes? First one is recombinant cells grow in a both ampicillin and tetracycline. क्या जो रिकॉम्बिनेंट बनाया गया है, क्या वो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों पे ग्रो कर जाएगा? नहीं, टेट्रासाइक्लिन तो हटा दिया ना हमने, तो यहां से ये ऑप्शन गलत हो गया। बी, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट टेट्रासाइक्लिन, नहीं, ऑप्शन भी ठीक नहीं है। सी क्या बोल रहा है, रिकॉम्बिनेंट सेल ग्रो इन एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन पे हो जाए क्योंकि पास रेजिस्टेंट जीन्स है, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन पर नहीं ग्रो कर पाएगा जस्ट बिकॉज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो हमने काट के अलग कर दिया, तो उसकी जगह फॉरेन डीएनए लगा दिया, तो यहां से आंसर आपका चला जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ग्राफ दिए गए हैं, मैं समझ रही हूँ आपको ग्राफ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद ग्राफ को देखते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्टिविटी प्लॉट will the km of enzyme for substrate SB20 indicate substrate concentration? km क्या होता है, पहली बात तो ये बताओ। substrate concentration at which enzyme works at half of its maximum speed, राइट। एक टेक्निकल लाइन ये होगी, समझने के हम क्या कहते हैं, हाफ जहां पर बाइंड कर जाए वो हम km कहलाता है, ठीक है। चलिए अभी हम इसके लिए ग्राफ देखते हैं, ठीक है, चलिए ग्राफ देखते हैं। सो हियर इज द ग्राफ, ये है, ये वाला है ए, दिस इज बी, मैं नंबरिंग कर देती हूँ, उसे ऑप्शन लगाने में आसान होगा, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। वो कह रहा है 20 पर आपको केम को बताना है, तो यहां से आप देखिए 20 पर हाफ कितना दिख रहा है आपको, 8th वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहां से आंसर आपका ए चला जाएगा, ठीक है। चल, तो यहां पर ऑप्शन क्या बता रहा है, ग्राफ ए दैट गॉट वी मैक्स इज 16, वी इज इक्वल टू ए, ठीक है। केम हम क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स बाय 2, ठीक है, वी मैक्स आपका 16 है और 16 बाय 2 कर देंगे तो आपका 8 आ जाएगा, तो सबस्ट्रेट 20 पर वी मैक्स, यहाँ पर वी मैक्स 16 लिया गया है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 16 बाय 2 दैट इज 8, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following correctly describe the mode of action of follicle stimulating hormone and the estrogen? देखो ये दो हार्मोन्स हैं, FSH एंड एस्ट्रोजन। हार्मोन दो तरीके के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। पहला आपका FSH है जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। पेप्टाइड है, प्रोटीन है, बड़ा है, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जबकि एस्ट्रोजन है वो क्रॉस आराम से कर जाएगा। तो FSH के पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर रहते हैं और CAM भी उसको हेल्प करता है। तो यहाँ पर पहली बात तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते नहीं है FSH के, तो पहला ही ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। बोथ FSH एस्ट्रोजन रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म बाय मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दोनों नहीं होते, अभी मैंने बताया एस्ट्रोजन के पास इंट्रासेलुलर होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। बोथ FSH एंड एस्ट्रोजन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय इंट्रासेलुलर, नहीं, ये बात भी गलत है। लास्ट ऑप्शन बोला है FSH मेम्ब्रेन रिसेप्टर CAMP, एस्ट्रोजन के लिए बोला है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड द जीन एक्सप्रेशन करता है, तो यहां से आपका आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट, इफ सेल वॉल वाज यूज्ड एज ओनली criterion for classifying organism, then mycoplasma would have belonged to which one of the following group? देखिए वो कह रहा है अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा जाए, वो की है सेल वॉल। क्राइटेरिया रखे जाते हैं ना किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सेल वॉल ही सिर्फ एक क्राइटेरिया है, तो माइकोप्लाज्मा किस ग्रुप में आएगा? देखो माइकोप्लाज्मा आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती ही नहीं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला है फंजाई, फंजाई के पास सेल वॉल होती है, किसकी होती है, काइटिन की होती है, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट प्लांट, प्लांट के पास तो सेल वॉल होती है, तो ये भी चला गया। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, तो क्या प्लाज्मा इसमें साइटो क्या माइकोप्लाज्मा क्या इसमें रखा जाएगा? बिल्कुल, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सी एनिमल्स, और प्रोटिस्ट में भी आपको देखने को मिल जाती है। चल नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct sequence of the coding strand of the given gene? क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। पहली बात तो समझो कोडिंग स्ट्रैंड होता क्या है। कोडिंग स्ट्रैंड को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टेम्पलेट, ठीक है, नॉन टेम्पलेट बोल सकते। अब नॉन टेम्पलेट देख लो, उसने प्रमोटर बनाया हुआ है और वो जो चीज टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ही हम क्या करते हैं, सिंथेसिस होती है। तो यहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऊपर की तरफ दिख रहा है ये, और ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आंसर अभी ढूंढ लो। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 5' to 3'। सारी 5' है, ठीक है। पहले से देखना स्टार्ट करते हैं। 5' से क्या है, GTG नहीं, ये गलत हो गया। ये 5 प्राइम से देखते हैं GTG, इसमें भी नहीं है। तो 2 तो एलिमिनेट मेथड से सबसे पहले हटा दो उसको, ठीक है। फिर आखिरी ऑप्शन क्या है, ये 2 को कंपेयर करके देखते हैं। डी पढ़ते हैं पहले, GTGAAG। तो यहां से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप करोगे तो आपके आंसर्स जल्दी हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following correctly describe the sequence of event leading to muscle contraction? ये क्वेश्चन मसल कॉन्ट्रैक्शन का है। Following acetylcholine release at neural muscular junction, ठीक है। देखो, जो मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सार्कोमेयर जो होते हैं उसमें जो उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें से कैल्शियम रिलीज होता है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन सार्कोप्लाज्म में बढ़ जाती है। सार्कोप्लाज्म में जब वो बढ़ जाएगी उसके बाद क्या होगा, जो एक्टिव साइड होती है ना, जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन से बाइंड रहती है, ये जाके उससे बाइंड कर देता है, वो चीज फ्री हो जाएगी, है ना, एक्टिव साइड फ्री हो जाएगी। तो जो जेड लाइंस होती हैं उसको इन्वर्ट खींचेगी और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। इंक्रीज इन कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म, यहाँ तक तो सही है। मेकिंग मास्किंग नहीं होती है बेटा, अनमास्किंग होती है। अभी मैंने बताया बाइंडिंग होगी तो अनमास्किंग हो जाएगी, दैट इज जेड लाइन पुल इनवर्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज ऑफ कैल्शियम ऑफ सार्कोप्लाज्म, अनमास्किंग ऑफ अनएक्टिव, यहाँ तक बात ठीक लगी है। जेड लाइन पुल आउटवर्ड हो गई, भाई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो गया। सी है इंक्रीज ऑफ कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म, अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइड, यहाँ तक बात सही लिखी है, और जेड लाइन पुल्ड इनवर्ड, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाता है। एक सही होगा तो डी अपने आप गलत हो गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस will an anti-RH antibody treatment prevent erythroblastosis fetuses? ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको लैंग्वेज में समझ में आएगा। देखिए, पहला, ये कंडीशन कब अकर होती है, जब मदर जो होती है वो RH नेगेटिव होती है और फादर होते हैं RH पॉजिटिव होते हैं, और जो फीटस होता है, जो फीटस इनहेरिट RH प्लस फ्रॉम द फादर। ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे जो फीटल होता है, RH ब्लड एंटर मदर सर्कुलेशन, ठीक है, RH जो ब्लड होता है, जबकि मदर कैसी है, RH नेगेटिव, ठीक है, वो मदर सर्कुलेशन में एंटर करता है। शी प्रोड्यूसेस एंटी RH एंटीबॉडी, वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, एंटी RH एंटीबॉडीज करने लगती हूँ, ठीक। सेकेंड, जब RH प्लस प्रेगनेंसी होती है तो मदर एंटीबॉडी क्रॉस प्लासेंटा, वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, फीटल की आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट, फॉरेन बॉडी समझ के उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस ये कॉज होता है, ठीक है। इसके लिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी ऑफ एन RH प्लस बेबी गिव द RH नेगेटिव मदर एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी जब हो रही है तो तब उस टाइम को RH नेगेटिव वाली मदर को RH एंटीबॉडीज दी जाए, एंटी RH एंटीबॉडीज दी जाए, ठीक है। दिस डिस्ट्रॉयज एनी फीटल RH प्लस सेल्स, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और फर्दर चीजें नहीं होंगी। प्रिवेंट सेंसिटाइजेशन, नो एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस, सेकेंड प्रेगनेंसी इज सेफ। तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ये बात पे यहाँ पर ये आपका ऑप्शन चला जाएगा RH नेगेटिव मदर आफ्टर डिलीवरी, बी ऑप्शन इज राइट। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के लिए प्रिवेंशन क्या ट्रीटमेंट हो सकता है कि RH नेगेटिव मदर को फर्स्ट डिलीवरी टाइम पर एंटी RH एंटीबॉडीज दे दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टमैटिक करेक्टली
depict a lac operon that can be negatively regulated. Negatively regulated के लिए इसने पूछा है कि कौन सा इसमें है करेक्ट जिससे हाँ लैक ओपरॉन नेगेटिवली रेगुलेट हो जाए। देखो पहले वाले में क्या बोल रहा है, प्रमोटर है, ठीक है, प्रमोटर है, इसके बाद रेगुलेटेड जीन है, आई है, फिर प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और ये आपके स्ट्रक्चरल जीन्स है। क्या करना है, देखो आई के पास खुद का प्रमोटर है, ठीक है, पहला वाला पहले देखो, आई के पास खुद का प्रमोटर है, भाई अच्छे से रेगुलेट कर जाएगा। ये रेगुलेटेड जीन यहाँ पे रिप्रेसर जीन ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, जिससे ये स्ट्रक्चर जीन आगे जाके एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, आई का प्रमोटर होना चाहिए, ठीक है, प्रमोटर के बाद ऑपरेटर होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स होना चाहिए नेगेटिवली क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही चला जाता है। देखो स्ट्रक्चर जीन आगे पीछे हो उससे मैटर नहीं करता, आपको तो नेगेटिवली रेगुलेट करना है ना, जीन आगे स्ट्रक्चर जीन से कोई लेना देना नहीं। तो यहां से आपका ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड चला जाएगा। तो कौन सा आंसर जा रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन विल नॉट हैव द सेम ब्लड ग्रुप फिनोटाइप एज देयर पेरेंट्स। इनमें से पेरेंट्स से ग्रुप दिए, ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, देयर चिल्ड्रन विल नॉट हैव द सेम, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है कि उनके चिल्ड्रंस का जो फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप हो पेरेंट जैसा ना हो। देखिए फादर ओ है, मदर बी है, फादर ओ है, आई आई बना दे, और मदर का बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, या बी हो सकता है ना, ऐसे ही तो हो सकता है। क्रॉस कराएंगे या तो बच्चे का क्या बन जाएगा, इसमें ऑल ओवर बच्चे का बी बनेगा, तो इसमें तो मदर का बन रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे। सेम ही चीज फादर के साथ वाले सीन की है, इसमें चेंज बस तो कर दिया, यूनिटाइप तो वही सेम आएगा। ए बी है, इसके पास ए बी जीन है, इसके बाद ए है, बच्चा ए आ सकता है, तो ये भी गलत हो गया। डी वाले ऑप्शन में फादर का ए बी है, मदर का ओ है, तो क्या इसका जो फिनोटाइप है वो होगा, चलो बना के देखते हैं। पहले देखो ए बी और ओ क्रॉस करेंगे तो या तो ए आएगा, ठीक है, या तो बच्चे का बी आएगा, ना ही ओ आएगा ना ही ए बी आएगा, तो आपका ऑप्शन यहां से डी हो जाएगा। सो 13 क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी यूज फॉर आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस जहां पे भी आए समझ लो वहां पर क्या यूज हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो यहाँ पर तुमको दो ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट करते हैं, चलो नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। पहला वाला डबल स्टैंडर्ड, सेकंड वाला है, एलिमिनेशन मेथड से दो तो पहले ही काट दो, ठीक है। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखो आरएनए जो होता है, तो आरएनए में टी की जगह क्या होता है बेटा, टी की जगह पर यू आ जाता है, ठीक। तो ए यू है यहाँ पर, है ना, टी की जगह पर यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन हम ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, ए टी, भाई ये तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोला, तो यहाँ से ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये है आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर बी लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम ए कर देते हैं, ठीक है। सो आप 14 क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। पेडिग्री का क्वेश्चन है, देखने में बड़ी लग रही है बट इजी है, इजिली निकल आई थी। देखो पहले वाले में क्या पेरेंट्स कैसा है, मेल अफेक्टेड है, उसने बोला है फिल्ड स्पेस है वो अफेक्टेड है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है। फीमेल अनअफेक्टेड है, ठीक है। इनके जो बच्चे हुए हैं उनमें देखो जितने भी मेल्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी मेल्स दिख रहे हैं वो कैसे हैं, अनअफेक्टेड है, इसका मतलब वाई जीन पर आपका अफेक्टेड वाला नहीं है ना। तो यहां पर अब आपका आ जाता है फीमेल को लेकर, तो वाई वाला तो पहले ही काट दो, ठीक है, फीमेल में ही होगा, माइटोकॉन्ड्रियल भी होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रियल वाला तो फीमेल से रिलेटेड होता है ना। अब बच्चा एक्स लिंक्ड रेसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है इसीलिए ही फीमेल पे आया है। यहां से तो ये तो बिल्कुल इजी सा था, वो आप आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन, a female child is born with all the primary oocyte required during her lifetime, at which one of the following stages of cell division are those oocytes found at the birth। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से उन्होंने पूछा है। देखो एक फीमेल चाइल्ड है, जब बॉर्न होती है विद ऑल प्राइमरी oocyte रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, एट विच फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। देखो कौन सी स्टेज वो सेल डिवीजन की पूछ रहा है, वो होती है जब बेबी
फीटस के अंदर होती है, ठीक है, बॉर्न नहीं होती है, मदर के अंदर पर होती है। तो माइटोसिस करके जो oocytes होते हैं, जो oocytes होते हैं वो क्या कर लेते हैं, चलो इधर बता देते हैं, ये आपके oocyte, ठीक है, ये माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाते हैं। ये प्रोफेज 1 को स्टार्ट कर देता है, प्रोफेज 1 को स्टार्ट कर देता है, किसका, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस, ठीक। यहीं पे ये अरेस्ट हो जाता है जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तब जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट मिलती है कौन से फेज पे, प्रोफेज 1 पे। बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी आती है तो यही मियोसिस 1 कंप्लीट होके सेकेंडरी oocyte बनाती है। तो आपका यहां से आंसर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका प्रोफेज 1, ठीक है। सो पूरा आंसर की मैंने यहाँ पर लगा दी है। कमेंट सेक्शन में बताओ कितने नंबर आए। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का भी आपका होगा, है ना, वो भी मैच कर लीजिएगा। बाकी आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, ये हमारा चैनल है विद्या हाइट्स, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है।